हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी तैयारी यूजीसी नेट जून 2024 के लिए हो रही है। पेपर 1 हम पूरा यहाँ कवर करते हैं और साथ में पेपर 2 एजुकेशन की। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। वहीं पर मैंने आपको सिलेबस दे दिया है और आपको PDF वगैरह वहीं पे प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे लेक्चर्स होते हैं या जो भी कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है वो आपको टेलीग्राम पे ही दी जाती है। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। अब देखिए, पेपर 1 की तैयारी के लिए हमारी मास्टर क्लास सीरीज़ चल रही है। इसमें आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर 8 है और यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन को यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो आपको इस सीरीज़ में चीज़ें करवाई जा रही हैं वो सारी एग्जाम ओरिएंटेड हैं और इनको आप ज़रूर देख लीजिए। ये आपकी सुविधा के लिए बनाई गई है इस सीरीज़ को। वैसे यूनिट वाइज भी आपको चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, तो 2024 के लिए आप देखिएगा यूनिट वाइज सारी जो है प्लेलिस्ट में आपको सब चीज़ें मिल जाता है। ठीक है, तो 2024 करके टीचिंग एप्टीट्यूड की अलग बनी है, ICT की है, रिसर्च एप्टीट्यूड की है। तो इस तरह से वो यूनिट्स आपको सारी की सारी वहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, और पेपर 2 एजुकेशन की भी हम लोग ऐसे ही कवर करेंगे। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी दे रखी हैं, तो आप उनको देखिएगा। और इसी चैनल पे आपकी UPHESC जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है, एडवर्टीजमेंट 51, उसके लिए हम GS की तैयारी भी करते हैं। तो अगर आपके कोई जानने में है, कोई ग्रुप में है, तो आप वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो GS जो जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है वो हम यहाँ कवर करते हैं। तो आज की वीडियो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए, टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं वो आपसे एप्लीकेशन मोड पे पूछे जाते हैं, अप्लाई मोड पे। ठीक है, तो अगर आप इस इवेल्युएशन के जो जितने भी प्रकार हैं इनके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो आपकी जो है क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। ठीक है, अब आजकल कुछ नए टर्म्स भी पूछे जा रहे हैं जिनको मैं आगे आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए, ये आपका जून 2023 में क्वेश्चन आया था, है ना, 14 जून 2023 में आया था। तो देखिए, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन शिक्षण की अवधि में प्रदत्त किया जाएगा, ना कि उसके पूर्ण होने के पश्चात। तो जो आपका टीचिंग प्रोसेस होता है इसके दौरान कौन सा यहाँ पर जो है होता है। तो इसमें देखिए, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ना, ये हो जाता है राइट आंसर। इसके बाद ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, पूरी चीज़ें 1 बाय 1 पढ़ेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग ए स्टूडेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट हिज और हर प्रीवियस परफॉर्मेंस इज नोन एज, है ना। तो ऐसा जो प्रोसेस होता है इवेल्युएशन का, जहाँ पर हम स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है उसको उसी के पहले परफॉर्मेंस से ही यहाँ पर कंपेयर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई और कंपटीशन नहीं होता है, किसी के साथ कोई और कॉम्पिटिटर नहीं होता है, बल्कि जो लर्नर है ना उसी की जो पहले क्या प्रोग्रेस थी और अभी क्या प्रोग्रेस है इसी में ही तुलना किया जाता है। इसको हम कहते हैं इप्सेटिव असेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए, ये भी जून में आया था और इसी तरह आपके क्वेश्चन दिसंबर में ही पूछेंगे। तो मैं अभी क्वेश्चन बहुत सारे नहीं लेके आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने पे जोर देती हूँ। ठीक है, तो हमारा जो फोकस है ना वो इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी पर होता है ना। तो देखिए, मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन शिक्षण व्यवस्था का अंतिम सोपान होता है ना, जिसमें शिक्षक ने कितना इफेक्टिवनेस से पढ़ाया है, उसकी प्रभावशीलता क्या है, टीचर ने मतलब पढ़ाया किस तरह से है, उसका पढ़ाने का ढंग कैसा था, कि लर्नर ने कितना अचीव किया है। तो ये सारी चीज़ें हम लास्टली जाके करते हैं मूल्यांकन के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने परिभाषा दी है क्विलन और हन्ना के अनुसार। जो इवेल्युएशन का कॉन्सेप्ट दिया था वो क्या था, विद्यालय द्वारा बालक के व्यवहार में लाए गए परिवर्तनों के संबंध में प्रमाणों के संकलन और उनकी व्याख्या। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ऐसे एविडेंस है ना जो उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, तो प्रमाणों से मतलब है जो आपको ग्रेड दिए जाते हैं, आपका जो रिजल्ट आता है ना परफॉर्मेंस देखते हुए। तो यही कह रहा है, इवेल्युएशन इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड इंटरप्रेटिंग एविडेंसेस ऑन चेंज इन द बिहेवियर ऑफ पीपल्स एज द प्रोग्रेस थ्रू स्कूल। ये क्विलन एंड हन्ना ने दी थी। ऐसे डेफिनेशन आपसे नहीं पूछता है, बस आपको कॉन्सेप्ट का ही जानकारी होना चाहिए। तो देखिए, लर्नर की अचीवमेंट का डिटेल जानने के लिए हम अनेक विधियों का प्रयोग करते हैं। इसमें आपकी जैसे ऑब्जर्वेशन मेथड हो सकते हैं, पेन पेपर टेस्ट हो सकते हैं, प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल वर्क हो सकता है ना, जैसे लैब में टेस्ट होता है आपका। ठीक है, तो इस तरह से प्रैक्टिकल हो जाता है, थ्योरी अलग होती है ना। तो ये सारी चीज़ आपकी हम यहाँ ऑब्जर्वेशन मतलब लेते हैं, या आपका इवेल्युएशन होता है कि इस तरह से ऑब्जर्वेशन मतलब देख के उनकी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब पढ़ाई के साथ साथ जो बाकी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको भी यहाँ पर देखा जाता है और इस आधार पे कोई डिसीजन लिया जाता है। मतलब इवेल्युएशन के दौरान ये सारे प्रोसेस होते हैं और ये सारे मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है,
जिसमें आपका पेन पेपर जो आप OMR के द्वारा देते हो, या आपका ऐसे टाइप आंसर लिखते हो, या MCQ टाइप होते हैं, है ना। तो इस तरह से ये हो जाती है। तो आकलन प्रक्रिया में विद्यार्थियों के सीखने की प्रक्रिया में जो ये मूल्यांकन होता है ना, इसमें मापन और मूल्य निर्धारण, मतलब जो लर्नर के बारे में, हम सीखने की प्रक्रिया के बारे में जो भी हमारा डिसीजन निकलता है वो गुणात्मक, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है, ठीक है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो इवोल्यूशन आपको समझ में आया कि मापन प्लस मूल्य निर्धारण, मतलब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही यहाँ पर गुणों का जो है समावेशन होता है। अब टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो देखिए, इससे पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इवोल्यूशन समझना ज़रूरी होता है ना। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन में भी देखेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये इंग्लिश की स्लाइड है, इसमें कह रहा है इवोल्यूशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, है ना। तो यहाँ पर एक सतत प्रक्रिया होता है, कंटिन्यूअस है, और मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का ही अभिन्न अंग होता है, ठीक है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। यहाँ से स्टेटमेंट के सवाल आपके बनते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखिए, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ही मूल्यांकन होता है, कुछ दौरान होता है, कुछ उसके लास्ट में होता है। अब ये कौन से टाइप होते हैं ये हम बाद में पढ़ते हैं, है ना। तो मूल्यांकन मापन और परीक्षण की तुलना में, जो आपकी टेस्टिंग होती है, जैसे कि लैब में आपका प्रोजेक्ट मतलब टेस्ट होता है ना, लैब में कोई प्रैक्टिकल कराया जाता है या प्रोजेक्ट वर्क कोई दिया जाता है, तो वहाँ टेस्टिंग होती है। तो मूल्यांकन मापन और परीक्षण की तुलना में ये काफ़ी विशद। तो सबसे बड़ा क्या हुआ, मूल्यांकन। इसके अंतर्गत क्या आया, मापन, परीक्षण, आकलन, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो कभी भी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मूल्यांकन सबसे ज़्यादा विशद प्रक्रिया है, ठीक है। ये एक ऐसा कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें विद्यार्थी की प्रगति के बारे में जानने हेतु यहाँ पर कई तरह के हम एफर्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको बता ही दिया है कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन यहाँ पर प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो इस तरह से देख लेते हैं कि यहाँ पर जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव पता है आपको, जैसे इसको भी कई बार बताया है। क्वालिटेटिव जो मतलब गुणात्मक की बात करें तो गुणों के आधार पे, यहाँ पर हमारे पास हम गुणों के आधार पे व्याख्या कर सकते हैं। कोई चीज़ें हमें संख्या नहीं पता होती है कि हम ये बता दें कि वो जो है बहुत पढ़ने में बहुत तेज़ है। अब वो कितना तेज़ है ये नहीं हमें पता है, बस यहाँ पर ये पता है कि पढ़ने में बहुत तेज़ है, ठीक है। और क्वांटिटेटिव की बात करें यहाँ, तो यहाँ पर संख्यात्मक मान आपके पास होता है, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है क्वांटिटेटिव में, मात्रात्मक जिसको कहते हैं। यहाँ पर आप बता सकते हो कि उस विद्यार्थी ने 80% मार्क्स स्कोर किए या उसने प्रथम श्रेणी में जो है अपना स्थान बनाया। तो इस तरह से यहाँ पर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ये फ़र्क हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, प्रयोजन के आधार पे अगर हम बात करें कि हमारा पर्पस क्या है, किसके आधार पे हमको जो है इवैल्यूएशन करना है, तो इसमें देख लेते हैं। फॉर्मेटिव होता है, समेटिव होता है। फॉर्मेटिव जिसको रचनात्मक कहते हैं, और समेटिव इवैल्यूएशन क्या है, योगात्मक है, ठीक है। तो मैं हमेशा आपको कहूँगी कि आप ये जो नेम्स वगैरह है ना, इनको इंग्लिश में ही इनके टर्म्स को याद करें, ठीक है। बाकी हिंदी में ही हम सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, लेकिन हिंदी में क्या होता है, जो आप टर्म्स पढ़ते हो ये थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पर जो होता है ना एग्ज़ाम में जो आपके आते हैं वो गूगल ट्रांसलेट के द्वारा आते हैं। अब वो फिर एकदम ही विचित्र हिंदी आ जाती है, तो उससे फिर गलत हो जाता है आपका कॉन्सेप्ट। मतलब आप लगाना कुछ चाह रहे हो, लग कुछ जाता है ना। तो ये चीज़ नहीं हो, इसके लिए आप क्या है कि खाली इंग्लिश वाले पढ़िए, और इंग्लिश वाला ही वहाँ पर माना भी जाता है। जो एनटीए है ना, वो इंग्लिश के ही टर्म्स को मानता है, ठीक है। तो कभी भी ऐसी दुविधा हो और तो आप क्या करेंगे, हिंदी इंग्लिश वाले ही ऑप्शन चूज़ करिए, खाली इंग्लिश मीडियम मत चूज़ करिएगा। हिंदी करेंगे तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगा, ठीक है, सीबीटी मोड पे। तो इस तरह से देखिए, फॉर्मेटिव में बात करें तो यहाँ पर ये क्या होता है, ऑन गोइंग असेसमेंट ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन टू प्रोवाइड फीडबैक फॉर बोथ टीचर एंड स्टूडेंट। मतलब शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए फीडबैक प्रदान करने के लिए निर्देश के दौरान चल रहे मूल्यांकन। मतलब निर्देश से मतलब ये कि क्या होगा, क्लासरूम में ही होगा, है ना। इंस्ट्रक्शन जो यहाँ पे दिया जाएगा ये क्लासरूम टीचिंग के दौरान ही होगा। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान उनकी प्रोग्रेस कैसी हो रही है, किसकी, लर्नर्स की, ये जानने के लिए यहाँ पर जो है ये होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो ठीक है, जब शिक्षण प्रक्रिया आपकी चल रही है तो उसी के दौरान हम जो है इवैल्यूएशन करते जाते हैं। किस तरह से करेंगे, यूनिट टेस्ट के द्वारा, क्लास टेस्ट है, ऑब्जर्वेशन द्वारा। तो यहाँ पर क्या होता है, लगातार फीडबैक मिलता रहता है। जैसे कि आपने एक टॉपिक पढ़ाया और उससे तुरंत ओरल क्वेश्चन पूछ लिए, तो इससे क्या हुआ कि जो बच्चे जवाब देंगे ना, उससे क्या है, फीडबैक हमें मिल रहा है। ये फीडबैक होता है, प्रत्युत्तर जिसको कहते हैं, है ना। तो फीडबैक यहाँ पर मिलता है, तो इससे हमें पता लगता है कि कुछ बच्चों ने बताया, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया, उनको नहीं समझ में आया कि हमें बताना क्या है ना। तो इससे क्या होता है कि यहाँ लगातार फीडबैक मिलने से लर्नर की कमियों को, और अगर उनकी कोई गलतफहमी है
नहीं समझ पा रहे हैं कॉन्सेप्ट को, तो इसको दूर करने का, सुधारने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो ये एक अच्छा प्रोसेस है ना, फॉर्मेटिव जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर अब अगर टीचर को लगता है, अगर उसको आवश्यकता महसूस होती है, तो वो अपनी स्ट्रेटजी में सुधार करता है। ठीक है, और ये जानने की कोशिश करता है कि बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आई तो क्यों नहीं आई। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर फीडबैक हमको मिलता है, तुरंत फीडबैक मिल जाता है, और इस तरह से ये क्या करता है, यहाँ पर तुरंत ही चीज़ों को सुधारा जा सकता है ना। ऐसा नहीं कि अब हम 2-4 महीने पढ़ा लेंगे, फिर देंगे, फिर एग्ज़ाम लेंगे, तब पता लगेगा, तब तक तो बहुत कुछ निकल जाएगा, है ना, बहुत सारे टॉपिक्स निकल जाएंगे, बहुत सारा समय निकल जाएगा, फिर तो सुधारने की गुंजाइश नहीं बचती है ना। तो ये एक अच्छा प्रोसेस है। यहाँ पर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है, लगातार क्या है यहाँ पे रचनात्मक, तो इसमें चीज़ों को सुधारा जा सकता है। ठीक है, अब इसके अंतर भी बताऊंगी कि कैसे होता है। तो इस तरह से ये सहायक कैसे हुआ, तो यहाँ पर मतलब डायग्नोज कर सकते हैं चीज़ों को, उनकी रेमेडीज़ को निकाल सकते हैं, मतलब जो है यहाँ पर निदान किया जा सकता है। कोई भी परेशानी है, मैथ में मान लो प्रॉब्लम है, बच्चों को मैथ हम पढ़ाते हैं, मैथ में प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर परेशानी पता लगेगी और उन चीज़ों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, प्रभावी होता है, मतलब एक तो क्या होता है कि लर्नर की पार्टिसिपेशन बनी होती है, तो इफेक्टिव होती है टीचिंग, यहाँ पर एंगेजमेंट बनी रहती है बच्चों की, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो इस तरह से फीडबैक मिलता रहता है। तो ये क्या है कि यहाँ पर जो है एंगेजमेंट बना रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि वो क्या हो गया, पैसिव जो है लर्नर हो गए, वो भी एक्टिव रहते हैं, टीचर भी एक्टिव है, और अगर ज़रूरत पड़ती तो टीचर अपनी स्ट्रेटजी में सुधार करके नए तरीके से देख के उनका जो लर्निंग है, मतलब किस तरह से है, और अगर उनको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, तो जिस भी पोर्शन में उनको लगता है तो वो अपनी स्ट्रेटजी में सुधार करके नए तरीके से बताते हैं। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, यहाँ पर इवैल्यूएशन कंडक्टेड एट द एंड ऑफ ए कोर्स और इंस्ट्रक्शनल पीरियड टू मेजर ओवरऑल लर्निंग आउटकम, मतलब यहाँ पर जो है ओवरऑल लर्निंग जब हो जाती है उसके बाद जाके कहीं एक एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो समग्र सीखने के परिणामों को मापने के लिए पाठ्यक्रम, जो आपका पाठ्यक्रम है उसकी या शिक्षण अवधि के अंत में ये एक आयोजित मूल्यांकन होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये लास्ट में एक होगा, जैसे आपके यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में एग्जाम होते हैं, BA MA में, उसमें क्या होता था, अब तो सेमेस्टर वाइज होते हैं, है ना, लेकिन पहले क्या होता था, लास्ट में एक बार होगा जाके, है ना, साल के अंत में, कोई गुंजाइश नहीं बचती है सुधारने की, है ना। अब बच्चों के अगर मार्क्स कम आए तो उतने ही रह जाते हैं, या फिर से भरो फॉर्म, है ना, तो इस तरह से। तो अगर अब क्या है, सेमेस्टर में है, तो ये अच्छी बात है कि अगर एक सेमेस्टर में आपको लग रहा है कि थोड़ा कोई प्रॉब्लम हो गई, कुछ आप हेल्थ इश्यूज़ हो गए, कुछ हो गए, तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में सुधार सकते हो। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज भी मायने रखता है, तो ये हो जाती है। तो पाठ्यक्रम के अंत में ग्रेड वगैरह प्रदान करने के लिए यहाँ पर जो भी अचीवमेंट है इनको प्रमाणित करने के लिए ये किया जाता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो समेटिव असेसमेंट होता है इसमें उद्देश्यों का निर्धारण पहले ही कर लिया जाता है और उसी के आधार पर प्रोसेस होता है कि हमको ऐसे पढ़ाना है और लास्ट में जाके एग्जाम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चेक किया जाता है कि लर्नर ने अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को, ठीक है, जो मतलब आपने एक डिज़ाइन किया था फॉर्मेट यहाँ पर, तो उसमें कुछ उद्देश्यों का निर्धारण भी हुआ था, तो इसमें यह देखा जाता है कि उद्देश्यों को कहाँ तक प्राप्त किया है। तो अब यहाँ पर पेन पेपर टेस्ट होगा, प्रोजेक्ट टेस्ट होता है, लैब्स वगैरह में प्रैक्टिकल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। ठीक है, और वहाँ पे क्या हो रहा था, जो फॉर्मेटिव में था उसमें यूनिट टेस्ट वगैरह ले रहे थे, जो हम वीकली टेस्ट होते हैं, है ना, आपके CC पैटर्न पे जो एग्ज़ाम वगैरह होता है, तो ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका फॉर्मेटिव, और ये समेटिव जो कि लास्ट में होगा, है ना। तो यहाँ पर ये हो गया आपका फॉर्मेटिव समेटिव। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिफरेंस जान लेते हैं। तो हो सकता है आपको ये फॉन्ट थोड़े छोटे लग रहे हो, लेकिन मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। तो रचनात्मक क्या है, फॉर्मेटिव है ना, ये वाला आपका फॉर्मेटिव है और ये समेटिव है। फॉर्मेटिव क्या है, प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए सीखने की पूरी प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है ना। तो यहाँ पर जो भी फीडबैक हमको मिलना है तो वो हम पूरा टीचिंग प्रोसेस के दौरान ही यहाँ पर इवेल्युएशन भी करते जाते हैं। लेकिन समेटिव में क्या होता है, इसका प्रयोग अधिगम प्रक्रिया के अंत में अधिगम के नॉर्म्स के अनुसार अधिगम का आकलन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये लास्ट में हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर जो फॉर्मेटिव में है ये क्या है, अधिगम के लिए आकलन है ना। जो यहाँ पर असेसमेंट हो रहा है, यहाँ पे लर्निंग को करने के लिए किया जाता है, उनको सिखाने के लिए किया जा रहा है। यहाँ पर सीखने का, ठीक है, सीखने का आकलन मतलब उद्देश्यों के अनुसार उन्होंने कितना सीखा, इसका लास्टली जाके कोई एक रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, फिर देखिए अधिगम प्रक्रिया के अंतराल और गलतफहमी की पहचान करता है ना। तो फीडबैक के द्वारा हमें पता लग जाता है कि बच्चे को यहाँ कहाँ जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग गलत हो रही है ना, जो कॉन्सेप्ट है उससे अलग हो रही है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पता लग जाती हैं। लेकिन समेटिव में क्या होता है,
यहाँ पर लास्ट में एक ग्रेड प्रदान किया जाता है जो बताता है कि विद्यार्थी ने कितना सीखा। लास्ट में ही जाके यहाँ पर चेक किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मेटिव की जो नेचर है वो कैसा है, निदानात्मक, डायग्नोस करने वाला होता है। और समेटिव का कैसा है, मूल्यांकन परक, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि कोई सुधारने की गुंजाइश नहीं बचती है, लास्ट में एक एग्जाम होगा और जो भी रिजल्ट आना है वो आ जाएगा, है ना। तो इसमें देखिए फॉर्मेटिव में फिर क्या कह रहा है, इससे अधिक स्पष्ट रूप से आकलन कर सकते हैं कि विद्यार्थी ने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा, और नहीं सीखा है तो क्यों नहीं सीखा और उसको सुधारने के लिए यहाँ प्रयास किए जाते हैं। यहाँ पर क्या है, अधिगम जो समेटिव है ना, संकलनात्मक जिसको बोलते हैं, तो अधिगम प्रक्रिया के बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है कि कितना सीखा है, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, ये सारी चीज़ें नहीं पता लगती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाता है फ़र्क, है ना। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर फिर है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक में क्या है, तो यहाँ पर देखिए नैदानिक मूल्यांकन। यहाँ पर आइडेंटिफाई स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बिफोर इंस्ट्रक्शन। तो इसमें क्या है, विषय को प्रारंभ करने से पहले टीचर को लर्नर की प्रीवियस नॉलेज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है, निदानात्मक, नैदानिक मूल्यांकन जिसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमको प्रीवियस नॉलेज पता लग जाएगा कि बच्चों का पूर्व ज्ञान कितना है, तो उसी के आधार पे पढ़ाई की जाएगी, है ना। जो भी टॉपिक है, मान लो हमें साइंस का सब्जेक्ट पढ़ाना है, अब यहाँ पर कोई टॉपिक है, मान लो फ्लावर्स के बारे में बताना है, तो पहले उसके बारे में जानेंगे ना कि उसको पेटल्स के बारे में पता है, सेपल्स पता है, नहीं पता है ना, स्टिग्मा क्या है। तो ये सारी चीज़ें जब हमें पता लगी, फिर हम उसके बाद से उसको 1 बाय 1 चीज़ों को उनके हिसाब से ही फिर बताएंगे और इजी वे में, है ना। तो इस तरह से ये हो जाता है। तो यहाँ पर ये पता लगता है कि यदि विद्यार्थी, अगर हम उसको कंटिन्यूस पढ़ाते जा रहे हैं और उसको कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है, मान लो मैथ का ही सब्जेक्ट है अब, लेकिन उसको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आ रही है, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो कर लेता है, लेकिन लगातार वो दिक्कत बनी हुई है, नहीं सॉर्ट आउट हुई है ना, नहीं ठीक कर पा रहा है, तो उसकी प्रॉब्लम को यहाँ डायग्नोज करना आवश्यक हो जाता है, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पर क्या होता है कि निदानात्मक परीक्षण करने के लिए विभिन्न जो ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है ना। तो इसमें कौन कौन सी हैं, जैसे कि आपकी एजुकेशनल, साइकोलॉजिकल एंड काउंसलर्स, है ना, विल बी रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई सेवियर लर्निंग डिसेबिलिटीज। मतलब यहाँ पर शैक्षिक जैसे टीचर भी डायग्नोज कर सकता है ना, ज़रूरत पड़ी तो मनोवैज्ञानिक जिसको साइकोलॉजिकल कहते हैं, या काउंसलर का काम ये होता है कि वो चीज़ों को, उनके वीक पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट या उनकी मनोस्थिति को समझ के आगे के लिए डिसाइड करते हैं कि कई बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं होते हैं लेकिन उनकी और स्किल अच्छी होती है ना, तो उनको ट्रेन किया जा सकता है किसी और किसी अपनी और अलग स्किल में जिसमें भी उनका इंटरेस्ट है ना। तो इस तरह से कोई बच्चे बहुत अच्छे खेलने में होते हैं, तो ये सारी चीज़ें काउंसलर बता देते हैं अच्छे से कि इस बच्चे को किस फील्ड में जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें डायग्नोस्टिक असेसमेंट में होती है, मतलब चीज़ों को जो भी प्रॉब्लम होती है उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए पीयर असेसमेंट क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए ये सारे पर्पस के आधार पे हैं, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग क्राइटेरिया के आधार पे बहुत सारे असेसमेंट हैं, तो उनको मैं सारी चीज़ें आपको कवर कराऊंगी। और इसके पहले भी मैंने वीडियो बना रखी थी, उसमें सारी चीज़ें हैं, जिसमें आजकल आपका पोर्टफोलियो पूछा जा रहा है, रूब्रिक्स पूछा जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, लेकिन 1 बाय 1, ठीक है। एक ही दिन में बहुत सारा दे देने से फिर आपको भी समझ में नहीं आएगा। पीयर असेसमेंट, सहकर्मी मूल्यांकन। यहाँ पर क्या होता है, छात्र अपने साथियों के काम का मूल्यांकन करते हैं, है ना, और रिफ्लेक्शन, कोलैबोरेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन को यहाँ बढ़ावा मिलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है पीयर असेसमेंट में, जब एक स्टूडेंट अपने साथी के परफॉर्मेंस को यहाँ पर मेज़र करता है, आंकता है, तो इसे पीयर असेसमेंट कहते हैं। मतलब क्लासरूम में यहाँ पे टीचर क्या है, टीचर इंस्ट्रक्ट कर देता है, मतलब अनुदेश देता है कि बच्चों को ही कि तुम अपने अपने साथियों का यहाँ पर इवेल्युएशन करो, असेसमेंट करो, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट प्रक्रिया देते हैं और साथ ही परफॉर्मेंस को सुधारने में भी मदद करते हैं, ठीक है। तो जो भी मतलब इवेल्युएशन कर रहा है ना, जो भी साथी, तो वो उसको बताएगा कि तुम्हारी यहाँ कमी है और उसको दूर करेंगे, दोनों मिल के दूर करते हैं, ठीक है। बताएंगे भी कि कैसे इसको और कैसे अच्छा करो। तो ये सारी चीज़ें पीयर असेसमेंट में होती हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, तो टीचर के समय की बचत हो जाती है। टीचर के गाइडेंस में चीज़ें हो रही हैं, लेकिन क्या होता है टीचर का मतलब बचत हो जाती है, और इस तरह से बच्चे क्या हो आपस में कोलैबोरेट करते हैं, है ना, सेल्फ रिफ्लेक्शन बढ़ता है उनमें, एक क्या होता है विश्वास बढ़ता है ना, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो इस तरह से इनका जो यहाँ पर जो यूज़ होती है इस पीयर असेसमेंट का, ये क्लासरूम इंस्ट्रक्शन के दौरान किया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका पीयर असेसमेंट।
और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्वेश्चन कहीं से भी आए। और मेरा फोकस हमेशा रहता है कि कॉन्सेप्ट आपका हमेशा क्लियर होना चाहिए। अब देखिए जो और ज़्यादा पूछा गया है क्वेश्चन वो है आपका एब्सेटिव इवेल्युएशन, है ना, यही ज़्यादा पूछा गया है। इसमें अभी आपको दिखाया था क्वेश्चन इसी तरह से आए हैं। तो एब्सेटिव इवेल्युएशन में क्या होता है, किसी व्यक्ति के वर्तमान प्रदर्शन की तुलना बाहरी मानकों या दूसरों के प्रदर्शन की बजाय, मतलब यहाँ पर किसी और कॉम्पिटिटर की ज़रूरत नहीं है। अभी जो लर्नर की जो अभी प्रोग्रेस है ना, अभी उसने किस तरह से वो अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, इसकी तुलना जो पिछले सीखे गए रिकॉर्ड की थी उससे, मतलब यहाँ पर पिछले से तुलना की जाती है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि व्यक्ति के वर्तमान प्रदर्शन की तुलना बाहरी मानकों या दूसरों के प्रदर्शन के बजाय, कोई दूसरा कॉम्पिटिटर नहीं है बल्कि अपने ही पिछले प्रदर्शन से करना शामिल होता है। ठीक है, स्व मानक मूल्यांकन इसको कहते हैं, एब्सेटिव मूल्यांकन। ठीक है, एब्सेटिव इवेल्युएशन। तो ये समय के साथ व्यक्तिगत प्रगति और विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कोई और कॉम्पिटिटर नहीं है। और कॉम्पिटिटर होता है तो कई बार क्या होता है, ये कॉम्पिटिशन हेल्दी भी हो जाता है और कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी हो जाता है ना। तो हमेशा कंपटीशन हेल्दी ही करना चाहिए। तो यहाँ पर इससे क्या होगा कि पर्सनल प्रोग्रेस और ग्रोथ पर यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक सेल्फ रेफरेंस असेसमेंट हो जाता है ना। तो अपने आप को ही ज़्यादा और आदमी क्या करता है, सुधारने की कोशिश करता है। तो दिस टाइप ऑफ इवेल्युएशन इज ऑफन यूज इन एजुकेशनल सेटिंग टू ट्रैक स्टूडेंट्स डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पर छात्र के विकास और सुधार को ट्रैक करने के लिए इसको किया जाता है। ठीक है, इसमें किसी भी बाहरी सोर्स की ज़रूरत नहीं होती, मतलब कोई भी बाहरी हमें कॉम्पिटिटर नहीं चाहिए। बच्चे की जो लर्नर है ना, उसका खुद से ही अपने आप से ही कॉम्पिटिशन होता है ना। तो बाहरी बेंचमार्क के बजाय पर्सनल जो उसकी इंडिविजुअल एडवांसमेंट है, व्यक्तिगत उन्नति पर यहाँ पर जोर दिया जाता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, एब्सेटिव असेसमेंट क्या है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई जो कि कुछ आपके प्रयोजन के आधार पे थे कि कौन कौन से आपके असेसमेंट हैं, कौन से एवेल्युएशन होते हैं। और इसी तरह से क्योंकि काफ़ी एक अच्छा खासा टॉपिक बड़ा है, तो इसको हम धीरे धीरे सारी चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, कुछ आपको PYQs भी करवाऊंगी तो उसमें आपको पता लगेगा कि किस तरह से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ एवेल्युएशन के कुछ टॉपिक्स, है ना, जो कि आपको समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और ये जो आपकी मास्टर क्लास सीरीज़ है इसको ज़रूर देखिए, इसमें सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट आपकी कवर कराई जाती हैं। बाकी यूनिट वाइज तो आपको दे ही दिया गया है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। चैनल पे बने ज़रूर रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।